हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हमने पिछले अपने पार्ट में हमने पढ़ा था कि लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो सेल होती है। ठीक है ना बच्चों, क्या होती है फंडामेंटल यूनिट? सेल होती है। तो अब इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम देखेंगे कि सेल जो है वो किस चीजों से मिलकर बना होता है, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेल का क्या होता है। तो सेल में जनरली तीन चीजें होती है बच्चों। साइटोप्लाज्म, ये जो आपको यहाँ पे ये जो फ्लूइड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इसको क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म। और बीच बीच में ये जो हमारा राउंड राउंड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और ये जो इसकी बाउंड्री है सेल की बाउंड्री को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का, वो इन तीन चीजों से मिलकर ही बनता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की हम बात कर लेते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो अलाउ करती है, परमिट करती है कुछ चीजों की एंट्री को और एग्जिट को। सेल के अंदर कौन सी चीजें आएंगी और कौन सी चीजें बाहर जाएंगी, इसको कौन मॉनिटर करता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको देखता है बच्चों। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है देखती है कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा। साथ ही साथ ये जो सेल का कंटेंट है यानी साइटोप्लाज्म है, उसको सराउंडिंग से क्या करती है? उसको सेपरेट करती है सराउंडिंग से। क्योंकि हमारा हमने देखा अभी कि जो सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या है? न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। और न्यूक्लियस के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म को यहाँ सराउंडिंग से कौन बचाएगा? इसे बचाएगी बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बचाने का काम हमारी सेल मेम्ब्रेन या हम कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, और भी मटेरियल है जैसे गैसेस हो सकती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो उसकी भी मूवमेंट को जो है ये देखती है। या फिर कुछ इस तरह के भी मूवमेंट है जिसको ये सेल में आने से रोकती भी है। अब ये जो मूवमेंट है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा बच्चों डिफ्यूजन को। हम अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस यानी लगातार जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, कहाँ से? अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। इसको मैं ऐसे कहना चाहूंगी कि जो हमारा पानी है, पानी भी मूव कहाँ से करता है? हाई हाइट से लो हाइट। यहाँ पे ज्यादा हाइट है तो पानी हाई हाइट से कहाँ जाता है बच्चों? लो हाइट। ऐसे ही डिफ्यूजन प्रोसेस में जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो कहाँ से होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पे बच्चों क्या है, एक हमारी मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आप देखोगे हाई कंसंट्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल क्या है? ज्यादा, और यहाँ से सोल्यूट पार्टिकल क्या है? कम। तो अब ये जो पार्टिकल्स है वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू कहाँ आएंगे? इस तरफ आएंगे। तो टाइम के साथ क्या होगा? दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो जाएगी। जब तक ये जो कंसंट्रेशन है सेम नहीं होगी, तब तक ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होगी? चलती रहेगी। अब आपको समझ में आया होगा कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है। अब हम एक स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कि हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस लिविंग सेल में होती है। यहाँ पे मूवमेंट होता है वाटर का। अब यहाँ पे हम वाटर की बात करेंगे क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके जब दूसरी तरफ जाता है तो उसी स्पेशल टाइप के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहते हैं। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव यानी कि कुछ ही चीजों को परमिएबल अलाउ करती है, कुछ ही चीजों को ये अपने अंदर से होके जाने देती है। इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और इस तरह के डिफ्यूजन को हम बच्चों कहेंगे ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल्स का। इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में बच्चों क्या होता है?
जो वाटर है वो मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन। जहां पे ज्यादा पानी है वहां से कहाँ जाएगा, जहां पानी की कंसंट्रेशन कम है, यानी हाई वाटर कंसंट्रेशन से ये जाएगा लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ, जब तक कि हमारा इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए, यानी कि दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए, तब तक वो जो प्रोसेस है, तब तक वो जो मूवमेंट है वो चलता रहेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वाटर की कंसंट्रेशन के बेस पे हमारे जो सॉल्यूशन है बच्चों, तीन तरह के होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन में कंपैरिजन करेंगे, तब हम एक सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कहेंगे, एक को आइसोटोनिक कहेंगे और एक को हाइपरटोनिक कहेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ये इस तरफ आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल की अगर हम मैं बात करूं, तो आउटसाइड क्या है कि हमारी जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या है, ज्यादा है, और अंदर क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो इस तरह के सेल को हम क्या कहेंगे कि सेल के अंदर हमारा क्या है बच्चों, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और यहाँ पे दोनों तरफ जो है वाटर, वाटर की बात करेंगे, सॉल्यूट की बात नहीं करेंगे, वाटर जो है इक्वल अमाउंट में है और इक्वल अमाउंट में ही सॉल्यूट है, तो इस तरह के सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। लेकिन अब आप क्या कहेंगे, यहाँ पे जो है सोल्यूट ज्यादा है लेकिन यहाँ पे सोल्यूट क्या है, कम। तो यहाँ पे पानी क्या है, पानी यहाँ पे कम है और अंदर पानी क्या है, ज्यादा। अंदर पानी ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, तो अंदर पानी ज्यादा है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे दोनों तरफ पानी की कंसंट्रेशन सेम है और यहाँ पे अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो इसको हाइपो यानी कि कम, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इसको हम कहेंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो हम देखेंगे कि वाटर का मूवमेंट किस तरह से होता है, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी। अब यहाँ पे हम ऑस्मोसिस का इफेक्ट देखेंगे, प्लांट सेल में भी बच्चों और एनिमल सेल में भी, दोनों तरफ देखेंगे कि क्या इफेक्ट होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अभी मैंने बताया था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको दिखाया था हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में पानी की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है बच्चों, अंदर ज्यादा है और बाहर क्या है, कम। तो वाटर कहाँ से जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है, अंदर ज्यादा है और बाहर क्या है, कम है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, क्योंकि अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी कहाँ मूवमेंट करेगा, बाहर की तरफ करेगा। और इसमें क्या होगा, आइसोटोनिक में दोनों तरफ इक्वल है, तो यहाँ पे पानी जितना ही अंदर आएगा उतना ही पानी बाहर जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है बच्चों, बाहर की तरफ, तो पानी कहाँ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, तो वाटर की कंसंट्रेशन को समझेंगे। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ये हम बात करते हैं एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जब पानी बाहर जाएगा, तो वो सेल क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में एनिमल सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये आरबीसी दी हुई है बच्चों, मैंने ये शेप आपको दिखाई भी थी। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी को रखेंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर पानी आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो सेल बर्स्ट कर जाएगा, वो सेल फट जाएगा और उसका सारा कंटेंट बाहर आ जाएगा। तो ऐसा होता है किस केस में बच्चों, एनिमल सेल के केस में होता है। लेकिन प्लांट सेल के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पानी बाहर तो जाएगा, लेकिन जो हमारी यहाँ पे ये जो एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, ये जो है सेल को श्रिंक नहीं होने देगी। कंटेंट तो श्रिंक हो जाएगा, लेकिन जो हमारा जो सेल वॉल है वो वैसे की वैसे रिजिड रहेगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक हो जाएगी। और एनिमल सेल में सेल सेल वॉल नहीं होती है। यहाँ पे वही है कि पानी अंदर भी जाएगा आइसोटोनिक कंडीशन में और पानी बाहर भी आएगा, तो सेल के स्ट्रक्चर पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बात हम करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी अंदर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, तो
एक कंडीशन के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन है एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगी, लेकिन उससे ज्यादा वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि बाहर ये ब्लैक कलर की जो लेयर है इसको हम कह सकते हैं सेल वॉल की वजह से वो सेल रप्चर नहीं करेगा। लेकिन एनिमल सेल में क्योंकि सेल वॉल नहीं होती तो वो रप्चर कर जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं और वो पेपर में भी आते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझेंगे। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों फ्लेक्सिबल होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की ये बनी होती है मेम्ब्रेन। साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ क्या करती है, it also enable the cell to engulf in food and the other material from its external environment। external environment से food भी लेने का काम करती है और other material लेने का भी ये काम करती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों एंडोसाइटोसिस। अमीबा इसी प्रोसेस के थ्रू जो है अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो एंडो यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो बच्चों ये हमने पढ़े प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, और अगर कोई डाउट हो तो पूछे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।